the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. विदेश मंत्री कह रहे हैं, ये राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि उन्होंने देश के हित की बात नहीं कही। पहले बताने का क्या मतलब है? कालपासून पुन्हा एकदा राहुल गांधी जे बोलायला कल फिर से राहुल गांधी जो बोलने लगे हैं, उससे उनका सेना पर अविश्वास दिखता है। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त मुकाबला का है। आज मुकाबला करेंगे कांग्रेस के उस सवाल पर जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। उस सवाल पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया और कहा गया कि जो बोला गया वो गलत है। तो सवाल यह है कि किसी भी तरह से तथ्यों से क्या छेड़छाड़ की गई और ऐसे मामलों पर राजनीति क्यों हो रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि बिना सच जाने इस तरह का सवाल क्यों उठाया। पीआईबी ने भी अपने फैक्ट चेक में तथ्यों को गलत पाया। तो क्या राष्ट्रनीति पर राजनीति होने लगी है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम सवाल भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुस्सा नहीं, लावा था। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा और उस शौर्य की तपीश पाकिस्तान ने महसूस की। लेकिन लगता है कांग्रेस को अपनी सेना और अपने देश और अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। विदेश मंत्री कह रहे हैं, ये राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि उन्होंने देश के हित की बात नहीं कही। पहले बताने का क्या मतलब है? तो ये सारी बातें के लिए ही पहले हमने कहा था कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए ताकि सारी बात पता लगे क्या क्या हुआ, क्या कारण थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो मध्यस्थता करी, क्या टर्म कंडीशन थी, ये देश को पता लगना चाहिए। काँग्रेसची खासियतच आहे, पण काँग्रेसने जय हिंद यात्रा काढली तर आमची अपेक्षा एवढीच आहे की अगर कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकाल रही है तो हमारी अपेक्षा है कि कांग्रेस उसको राजनीतिक यात्रा ना बनाए और खासकर हमारी सेना पर प्रश्न चिन्ह ना लगाए। कल फिर से राहुल गांधी जो बोलने लगे हैं, उससे उनका सेना पर अविश्वास दिखता है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उस फेक वीडियो को आधार बनाकर विदेश मंत्री से सवाल पूछ लिया जो सोशल मीडिया पर तैर रहा था। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में उस वीडियो को फेक बताया था। इसके बावजूद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में सवाल पूछ लिया। फिर डीजीएमओ ने उसका जवाब दिया है। nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. Operations on the 7th and the 8th Air Marshal. कांग्रेस उस डेलीगेशन को लेकर भी सवाल उठा रही है जिसमें उनकी पार्टी के नेता शशि थरूर को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार की मंशा तो पहले से ही शरारती मंशा थी। ये खेल खेला जा रहा था कि ताकि ये औपचारिकता खत्म हो जाए, बातचीत हो गई है। तो उन्होंने 4 और नाम जोड़े हैं जो हमारे लिस्ट में नहीं है। हमारे लिस्ट से एक ही नाम लिया, आनंद शर्मा जी, और 4 अलग नाम उन्होंने जोड़ा है। मैं समझता हूं ये राजनीतिकरण हुआ है। ये सीधा नहीं करना होना चाहिए था, ईमानदारी से काम करना चाहिए। देखिए, जिस डेलीगेशन में शशि थरूर एक डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं और अगर वो जा रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को या कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों इतराज है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दल का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। जहां देश का पक्ष रखना हो वहां सब दल के सांसद जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे लायक हैं
जो यूएन में बहुत दिनों तक काम जिन्होंने किया, जो फॉरेन अफेयर कमेटी के अध्यक्ष हैं, और अगर उनका नाम शामिल किया तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए, न कि कांग्रेस को एतराज करना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस दावा करती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को पूरा समर्थन है, दूसरी तरफ पार्टी के बचकाने सवाल हैं जो हर देशवासी को परेशान कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया। अब आपको दिखाते हैं मुकाबला के वो सवाल जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज का पहला सवाल है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में क्या कांग्रेस को सरकार पर भरोसा नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या फेक वीडियो के आधार पर विपक्ष का सवाल उठाना सही है? और जब बात देश की हो तो पार्टी वाली सियासत क्यों होती है? साथ ही पूछेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश एकजुट क्यों नहीं होता? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे भी आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ एडवोकेट अर्शप्रीत खड़ियाल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नाहिद लारी खान जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दीपक वोरा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही मलूक नागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अर्शप्रीत जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने जल्दबाजी कर दी? धन्यवाद सवाल के लिए। काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड देव जी का। अब देखिए, नंबर 1 ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना देश से बड़ी कल थी, ना आगे हो सकेगी, तो भारतीय जनता पार्टी ये वहम पहले तो निकाल दे। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस डिबेट में माफी से शुरुआत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो बयान है जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ने दिया है, इसका मतलब और क्या निकल सकता है? उन्होंने कहा एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेटिव वर्ड है एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, कि हम टेररिस्ट साइट्स पे स्ट्राइक करेंगे। अब इससे और क्लियर क्या हो सकता है साहब कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन ये बताएगा उनको। और जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि हमने एक अच्छी एडवाइस पाकिस्तान को दी थी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूं कि आपने हमारी फोर्सेस को, हमारे जवानों को, हमारी आर्मी को, यू पुट देम इन हार्म्स वे, उनको खतरे में डाल दिया आपने ये इंफॉर्मेशन देके, और पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। वो पाकिस्तान जिसकी वजह से हमारे 26 भाई मारे गए, और वो हमारी फोर्सेस का आपने मोरल डाउन किया, जिन्होंने बेफिटिंग जवाब पाकिस्तान को दिया है, बार बार दिया है। 1965 में दिया, 1971 में दिया, उसके बाद दिया, अब दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे ही सोचा कि ऐसी इंफॉर्मेशन देना हमारे लिए एडवर्सरियल प्रॉब्लमैटिक हो सकता है और हमारा नुकसान कितना हो सकता है। आप देखिए, चीज देखिए कि ऑपरेशन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? सरप्राइज एलिमेंट, वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। सरप्राइज एलिमेंट तो खत्म हो गया जब आपने ये बात कही। और दूसरी चीज ये है कि इतनी मेहरबानी करने की भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था मोदी साहब नवाज शरीफ जी की ग्रैंड डॉटर की पोती के सर उस पर अभी नहीं जाते हैं। अभी जो तत्कालिक मुद्दा है उस पर बात करते हैं सर, समय लंबा खींच जाएगा। प्लीज सर, आपने जो सवाल उठाया उस पर रोहन गुप्ता जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, कंप्लीट करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को इतना पूछना चाहता हूँ, इसी वजह से आपने ना तो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन लाया, इसी वजह से ना आपने ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी साहब को आने दिया, और इसी वजह से आपके भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स विजय शाह जैसे कहते हैं हमारी बहन को, एक कर्नल को, कि आप बहन है टेररिस्ट की, सिस्टर ऑफ टेररिस्ट। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। और आप देखिए, मोदी साहब ने आज तक उस पर एक लफ्ज नहीं कहा, मोदी साहब ने आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया मंत्री को। तो रामगोपाल यादव ने जो कहा वो सही था या गलत था? अभी तक एक सेकंड, अभी भी वो मंत्रिमंडल में है, क्यों नहीं उसको निकाला गया कैबिनेट में से? अच्छा, मैं साथ ही पूछ लेता हूँ, रामगोपाल यादव ने जो कहा वो सही था या गलत था? जो एक सेकंड, कोई भी अगर हमारी फौज पे ऐसी ओके सर, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए, सवाल सारे आपसे हाँ ओके सर, अब वो जवाब दे रहे हैं। ठीक, ओके जवाब दे रहे हैं जी, बोलिए। तो उनका काम होता है कि इधर उधर बगले झांकना पड़े, वही दिख रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों से। आपका सवाल बहुत पॉइंटेड था, वो सवाल पे नहीं रहे, 2 मिनट में हो गए। उन्होंने क्या एमईए का जवाब नहीं सुना, और दूसरा उन्होंने कहा बीजेपी का आप करिए, आपका काम है क्रिटिसाइज करना, टीका करना, सवाल पूछना। आपने सवाल बीजेपी को नहीं पूछा, आपने सवाल देश के मंत्री के खिलाफ उठाया है।
अगर आपको लग रहा था कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है तो आप क्लैरिफिकेशन मांग के ट्वीट करते। आपको आपके जो बोला जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के अलग होता है, उसका एग्जांपल कांग्रेस ने दिया है। आपने कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे और राजनीति चालू हो गई, और सबसे बड़े उनके नेता का इस प्रकार से ट्वीट करना, हकीकत जाने बिना, और एमईए ने क्लैरिफिकेशन किया कि ये जो बात है वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद की बात है, कि हमने उनके ठिकानों पे हमला करने के बाद में कहा कि भैया हमारा मकसद आतंकवाद के खिलाफ हमला करना था, आप इससे दूर रहिए, और फिर भी बेशर्मी से उसको जस्टिफाई यहां पे कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है अंजीत जी, ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, दल की बात नहीं है। आप राजनीति करने से अपने आप को रोक नहीं पाए, और मंत्री के सवाल के ऊपर क्लिप काट के आप कर, और वही क्लिप पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे चल रही है, और वो लोग कह रहे हैं कि अब देखिए वहां की मुख्य विपक्ष पार्टी जो है सरकार से सवाल पूछ रही है, इसका मतलब उनकी हार हो गई। आपको शर्म नहीं आती? बैठ के आप उसको जस्टिफाई करते हैं, उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। राजनीति अपनी जगह पे है, दलगत राजनीति से ऊपर जब देश की बात आती है, इस प्रकार का वर्तन कांग्रेस पार्टी से मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता इसको माफ करेगी। और इसीलिए उसी दल के नेता को जब सिलेक्ट किया जाता है बाहर जाने के लिए, वहां पे भी कांग्रेस के दरबारियों को आपत्ति हो जाती है। किस प्रकार की राजनीति? को जवाब देना। मैं अर्जुन पे एक चीज जोड़ देता हूं कि डीजीएमओ ने जो बात कही है शायद वो भी आपने सुना होगा, और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि डीजीएमओ की बाइट निकाल के जरा रखें, अगर जरूरत पड़ेगी तो चलाएंगे। एक सेकंड, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। एक तो मैंने जयशंकर साहब का बयान वर्ड टू वर्ड कोट किया। स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है ये हम सब जानते हैं। दूसरी बात, हम सब बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, उसके ऊपर बोलिए ना। आपको एमईए पे भरोसा नहीं है? नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल करना पड़ेगा, आपको इंटरप्ट उसके बोलिए ना क्लैरिफिकेशन पे। नंबर 1, ये बताइए तारिक अहमद मीर, तालिब हुसैन शाह, बलराम सिंह, ध्रुव सक्सेना, ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों थे? जिनका लिंक लश्कर तैयबा के साथ, किसी का लिंक हिजबुल मुजाहिदीन अभी जो सवाल पे जवाब दीजिए ना, एमईए ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उस पे आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लीडर एमईए के क्लैरिफिकेशन पे क्या कहना है आपका? एमईए ने क्लैरिफिकेशन आपको दे रखे थे कि ये बयान जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद का है, उस पे जवाब दीजिए आप। क्यों दूर भाग रहे हैं, क्यों इधर इधर जा रहे हैं? एमईए ने जो कहा उस पे आपका क्या कहना है? एमईए ने क्लियरली कहा कि इसको पेश किया जा रहा है, फैक्ट चेक किया, आप उसका जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे, क्यों दूर भाग? ऐसे लोगों को आपने पार्टी में रखा, की जनता ऐसे लीडरों को पार्टी में जगह दी, जिनका लिंक लश्कर तैयबा के साथ, माफी मांगनी चाहिए, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, तरीका है। ऐसे लोगों को आपने पार्टी में ला करके आप लोग राजनीति कर रहे हैं, और जब पकड़े जाते हैं, चोरी पकड़े जाती है, इसको डाइवर्ट करते हैं। देश की जनता समझती है को पार्टी में क्यों रखा? विजय शाह जी कोई जवाब नहीं देगा कि एमईए मंत्रिमंडल में से आज भी क्यों नहीं निकाला गया? विजय शाह जी पार्टी मेंबरशिप में अभी क्यों है? अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एफआईआर करने को कहा है, पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपने खोखली एफआईआर की, कमजोर एफआईआर की, तो क्या मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन जो हमारे दो मेहमान हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इस पूरी चर्चा में। मैं दीपक बोरा साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मैं अश्विनी जी के पास जाना चाहता हूं। अश्विनी जी, आपको क्या लगा कि क्या हो रहा है ये? देखो, पहली बात तो सच्चाई यह है कि जहां भारत और पाकिस्तान की बात आती है, हमारे देश से एक ही आवाज़ आनी चाहिए। सभी ओपोजिशन पार्टी और गवर्नमेंट मिलके एक है। जब हम देश की बात कर रहे हैं तो हम पार्टियों में बिल्कुल विभाजित नहीं होनी चाहिए। देखो, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ। अगर हमारे अंदर एक प्रकार डिवीजन होगी तो इसका इस्तेमाल वाकई पाकिस्तान उठाएगा, क्योंकि वो तो वैसे ही प्रोपेगेंडा, मिस प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन में माहिर है। मैं जो इस बारे में बात करना चाहता हूं कि देखो, सच्चाई क्या है कि आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखें कि जब 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों को, निहत्थों को मारा गया था, तो एक प्रकार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि इसका बदला लेंगे, और कब और कहां और किस रूप में लेंगे वो डिसाइड करेगी फौज। तो सच्चाई ये थी कि कभी भी ये नहीं बताया गया था कहां पर हमला होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और जब हमला हुआ और कर दिया, उसके बाद हम चाहते थे पाकिस्तान को समझाना कि देखो, हमारा मकसद था आपके जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही बर्बाद करना। हमने 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बर्बाद कर दिए हैं जो आतंकवाद के ठिकाने थे, चाहे वो आपके मुजफ्फराबाद में हो या आपके 3 हेडक्वार्टर हो, जैसे मोहम्मद, लश्कर तौबा और आपके हिजबुल मुजाहिदीन का। तो हमारा मकसद यही था। मगर आपको पता है पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने पलटवार किया। पाकिस्तान ने 26 जगह भारत के ऊपर हमला किया और हमने उन सभी हमलों को नकारा कर दिया।
और इसके बाद जब हमने दोबारा पलटवार किया और उनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को हमने पैरालाइज कर दिया और 11 उसकी जो फ्रंट लाइन जो एयरफील्ड थी उनको बर्बाद कर दिया। सरगोदा, रहीम यार खान, सर, मैं ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक्सपोज उसी दिन हो गया जिस दिन आतंकियों के नमाजे जनाजा में सेना के लोग मौजूद थे। वो तो साफ साफ दिख गया। बिल्कुल नहीं, मैं एक और चीज करना अजीत, मैं ये कहता हूँ सीक्वेंस ऑफ एक्शन में देखें। देखो चीज पे जाएं कि कभी नहीं, आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ, ऑपोजिशन भी जो पॉइंट को रेज कर रही थी, देखो कभी भी ऐसा नहीं बताया गया कि भाई अभी ऑपरेशन होने वाला है। सरप्राइज तो बहुत बड़ा फैक्टर है, ये तो एक हथियार है। ये तो शुरू से ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था, कब और कहां और किस रूप में होगा वो डिसाइड करेगी। अगर आप दुश्मन को नहीं बताते और नहीं बताया तो ये जो बात है बाद में, देखो हम नहीं चाहते थे कि इसका दायरा बढ़े। हमने ये बोला कि भाई हमने आपका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बर्बाद कर दिया है। सर, मैं आपके पास आता हूं, आपके पास आता हूं। दीपक वोरा साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि आप तो दुनिया के कई देशों में रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ऐसी चीजें होती, मैं ना बीजेपी की बात करता हूं, ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ना समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं दूसरे देशों में क्या संदेश जाता है? बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ। जनरल सिवाज की बात सुन रहा था, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात सुन रहा। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी। आपने जो प्रश्न पूछा, जब मैं 6 देशों में आपका राजदूत था, जो ऐसी को हादसा होती है जिसे हम मेजर इंसिडेंट मानते हैं, हम लोगों को मैसेज आ जाता है कि जाके लोकल गवर्नमेंट को ब्रीफ कर दीजिए कि हमने ये किया, इस टाइम के बाद करिएगा। ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज हमारे पास आते हैं। सर, एक और चीज है जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि फेक वीडियोस बहुत आने शुरू हो गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। मैंने एक स्टडी देखी थी एक इंडियन यूनिवर्सिटी की, लगभग, और ये सुन लीजिएगा आप, 80% जो यूट्यूब पे वीडियोस जाते हैं वो ऑल्टर्ड होते हैं, टेक्निकली ऑल्टर्ड। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके उनके लोगों के मुंह में शब्द डाल दिए जाते हैं। मैंने अपना भी एक वीडियो देखा, किसी ने मुझे भेजा था, मैं कहीं था ही नहीं वहां पर, बट इट वाज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो किसी को पहले कहना, वार्निंग देना कि हम आ रहे हैं आपको ठोकने के लिए, दैट्स नॉट ट्रू। बालाकोट आपको याद है सर, 2019 में जब हमने स्ट्राइक की थी, पीएम साहब ने बाद में बताया था कि जब सब कुछ हो गया, हमारे लोग लौट आए, तब हमने कहा भाई पाकिस्तान को बताओ कि हमने ठोका है। इट वाज आफ्टर द स्ट्राइक दैट वी टोल्ड देम। फिर उन्होंने रिटेलिएट किया। हमने उनको कहने की कोशिश की थी कि हमने आके जो मारा है वो एक आतंकी संगठन के कैंप को मारा है, तो इसमें कोई एस्केलेट करने की जरूरत नहीं। इस बार भी वही कहा था सर। तो उनको तो पता ही नहीं था कि हमने उनके टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा दिया। प्रिसीजन स्ट्राइक देखिए, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने एक्ट किया, जैसे जनरल सिवाच वाज अ हाईली डेकोरेटेड मिलिट्री ऑफिसर, उन्होंने बताया कि जब हमने रिटेलिएट किया, जो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज किए, जो स्पाइस बॉम्ब जो इजराइल के हैं, स्मार्ट प्रिसीजन समथिंग स्पाइस बॉम्ब जो हमने यूज किया, तो उससे सब बड़ी स्पष्ट है कि हम लोगों ने ये संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू वेट। अगर हम पे फिर आतंकी हमला होता है तो हम पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देंगे। ये मैसेज चला गया। और एक स्पिन ऑफ बेनिफिट भी आपको बता देता हूँ, 30 सेकेंड्स। सर, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ। 2 में वहां के एक मंत्री थे, रक्षा मंत्री, और एक सीनियर ऑफिशियल दूसरे देश की, मुझे फोन करते हैं कि मिस्टर एम्बेसडर, ये ब्रह्मोस हमको कहाँ से मिल सकता है। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कि सर आपने क्या करना है, आपके कौन दुश्मन है? बोले नहीं, वी वांट टू फाइंड आउट क्या है इसके बारे में। खैर, आई टोल्ड देम क्या करना चाहिए। तो ये एक स्पिन ऑफ बेनिफिट होता है सर, आपकी डिफेंस इंडस्ट्री का बहुत फायदा होता है। नाउ वेदर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ही इज द बेस्ट वी एवर हैड सर। मेरी भारतीय विदेश सेवा के हैं, आउटस्टैंडिंग। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। एडवांस वार्निंग हम किसी को नहीं देते, मारते हैं। और ये सर चाणक्य, हम तो चाणक्य की संतान है। चाणक्य ने पहली चीज कही थी, जैसा एक्शन लोगे उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिले। आप कब मारेंगे मत बनाइए। उसके बाद होता है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, यहां से मारेंगे, वहां से मारेंगे, ऊपर से मारेंगे, नीचे से मारेंगे, और फाइनली होता है स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन, जो हमने ये तीनों स्टेजेस हमने फॉलो किए थे। सो आई हैव नो डाउट इन माय माइंड कि पाकिस्तान को कोई आइडिया नहीं था कि हम मारने वाले हैं। ठीक है सर, मैं सारे चूंकि हमारे मेहमान जुड़ गए हैं और लगातार सबसे बातचीत चली, इसी बीच में जो डीजीएमओ राजीव घई साहब ने कहा था वो मैं एक बार सुनवाना चाहता हूं, फिर मैं नाइल दारी खान जी के पास जाऊंगा। एक बार सुन लीजिए कि डीजीएमओ राजीव घई ने क्या कहा था उस दिन।
Repulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal नाहिद लारी जी, अभी भी कोई शक है आपको? नहीं, देखिए अंजीत जी, अगर ये फेक वीडियो है तो फिर इस पे कुछ भी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर फेक नहीं है तो ये भी सब जनमानस के समक्ष आ जाएगा अभी 1-2 दिन में। अभी मैं एक दूसरे चैनल को देख रही थी, राष्ट्रीय चैनल है, वहां बीजेपी की प्रवक्ता बैठे थे। वो कह रही थी कि ये कूटनीति और वो डंके की चोट पे कह रही थी कि कूटनीति के तहत हमने पहले से आगाह किया था, और अब यहाँ पे आपके चैनल पर आए तो आप बता रहे थे कि नहीं। क्या कह रहा है नाहिद लारी जी, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि सरकार क्या कह रही है, सेना क्या कह रही है, हम तो उस लाइन पर बात करते हैं, आप भी जानते हैं। मैं तो बीजेपी के नहीं, बहुत अच्छी बात करते हैं आप। मैं तो खुद कह रही हूँ, देखिए मैं तो खुद कह रही हूँ कि बीजेपी की प्रवक्ता कहते, ऑफिशियल प्रवक्ता कहते, नेशनल चैनल पे कहते कि ये कूटनीति के तहत हमने आगाह किया, तो डंके की चोट पे कहते, मैं वो बात कह रही हूँ। दूसरी, अगर कूटनीति के तहत किया तो अगर तब नहीं बताया तो इतने दिन के बाद आकर बताने की क्या जरूरत थी? अगर ये फेक वीडियो नहीं है तो, अगर ये फेक वीडियो नहीं है तो इतने दिन बाद आकर बताने की क्या जरूरत थी? और जब बताया तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। बात रही माननीय राहुल गांधी जी की, तो वो एक बड़े पार्टी के सीनियर लीडर है, लीडर ऑपोजिशन है, संवैधानिक पद पर है, यानी कैबिनेट रैंक के हैं, और मंत्री जी वो भी संवैधानिक पद पर है। तो निश्चित रूप से दोनों लोगों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनको बहुत समझ बूझ कर अपनी बातें रखनी चाहिए, बयान देना चाहिए। एमपी के जो मंत्री हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कर्नल सुफिया कुरैशी के लिए अभद्र बात की, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, फटकार लगाते हुए कहा। माननीय न्यायालय ने तो कहा कि गटर छाप भाषा है। तो फिर भी रामगोपाल जी नहीं माने और उन्होंने बोल दिया वेबिका सिंह को लेकर के। नहीं, अब आप उनके ऊपर आ गए, तो इसमें कौन सी गलत बात है? आप बताइए। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आधी आबादी पीडीए, यानी आधी आबादी भी आता है पीडीए में, आधी आबादी ने पूरे विश्व में। नाहिद लारी जी, उस चर्चा में जाएंगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो माननीय अदालत ने कहा है, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप चर्चा कर रहे हैं, अब मैं जवाब दे रही हूं तो आपको वो भी नहीं पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार सवाल करिए, उसका जवाब मेरे से सुनने का इंतजार करिए। हैव पेशेंस एट लीस्ट। You cannot keep counter questioning me. तो फिर बार बार आपको लगता है कि आपकी मर्जी से सवाल पूछा जाए? आपको लगता है कि जो आपको पसंद है वो सवाल पूछा जाए? आप अगर किसी पर सवाल उठाएंगी तो जाहिर बात है आपकी पार्टी के नेता ने सवाल उठाया था, वो भी पूछा जाएगा आपसे। थोड़ी उठा रहे सवाल, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। चर्चा होगी तो फिर चर्चा होगी। न्यायालय से ऊपर है आप, माननीय न्यायालय से ऊपर है आप। आप मुझे फर्जी बात बता रही हैं कि आप मुझे पढ़ा रही हैं यहाँ पर कि नहीं, गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस शब्द का इस्तेमाल रामगोपाल यादव ने किया, वो शब्द दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। अब बोल लीजिए आप, पहले आप बोलिए। नहीं जवाब है आपके पास, नहीं जवाब है आपके पास। आपको देना ही नहीं। मैं इतनी देर शांति से सबको सुनती रही, मैंने ये कहा बोलने की बारी आई है तो आप मुसलसल टोका टाकी कर रही हैं। मैं बिल्कुल टोका टाकी नहीं कर रहा हूँ। क्यों बुलाया फिर मुझे? मैं बिल्कुल टोका टाकी नहीं कर रहा हूँ। महिला बैठी हूँ आपके पैनल पे, आप मुझे सम्मान पूर्वक बोलने का मौका भी नहीं दे रहे। सुनिए तो सही, टोका टाकी कर, आपने टोका टाकी करा जब बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे? नहीं किया, चुपचाप हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप करते रहे। मैं अकेली महिला आपके पैनल पे बैठी हूँ, सम्मान पूर्वक आप मुझे मौका नहीं दे सकते कि मैं अपनी बात रख सकूं? मैंने कहा जब आपने कहा कि अब आप चुप हो तो अब मैं बोलूं? आपने मुझे इनवाइट नहीं, जबरदस्ती की बात मत करिए। नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं। जब आपने ये सवाल उठाया कि उनके मंत्री ने कहा, गलत कहा, मैं 100 बार कह रहा हूं, लेकिन आप जब ये बात नहीं मानेंगे कि रामगोपाल यादव ने भी गलत कहा तो फिर बात नहीं बनेगी मैम। गलत तो गलत ही है। अब मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल। अब मैं बोलूं? बिल्कुल। क्या माननीय रामगोपाल यादव जी के बयान पर माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी की है? नहीं की। किसके बयान पर टिप्पणी की? बीजेपी के एमपी के मंत्री के बयान पर टिप्पणी की। सख्त टिप्पणी का कहा गटर छाप भाषा। गटर छाप भाषा सिर्फ मंत्री की नहीं, स्पष्ट है पूरी पार्टी की गटर छाप भाषा। पूरी पार्टी बीजेपी, पूरी पार्टी गटर छाप पार्टी है। इनको अपना नाम भाजपा से गछपा करना चाहिए, यानी गटर छाप पार्टी। अब मुद्दे की बात यह है
कि जिस प्रकार से सेना का अपमान कर रहे हैं, चाहे एमपी के मंत्री हो, चाहे एमपी के डिप्टी सीएम है, क्या ये सेना का मनोबल नहीं तोड़ रही बीजेपी? नाइल लारी जी, अच्छा सवाल है, लेकिन अगर आप मैं कंप्लीट करिए। हम हमारी ये मांग है समाजवादी पार्टी की कि ये सारे सवाल हम सरकार से पूछने का हमारा हक है, अधिकार है, क्योंकि जनमानस के सवाल है। विशेष सत्र बुलाया जाए, सारी चर्चा वहां हो जाए। ओके, रोहन जी, एक मिनट, फेक है, कौन सा वीडियो फेक नहीं है, ठीक है, ये जासूसी कैसे हो रही थी? मैं एक मिनट का मौका दीजिए, मैं आ रहा हूं। सबसे पहले दीपक वोरा साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे थे सर, जल्दी से, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊं। ये आपने जिनकी बात की है, किसी महिला का नाम लिया जो पाकिस्तान को कुछ जो संबंध थे वहां गई थी जी। तो मैं रहा हूं, मैंने ये काम किया है अपनी जिंदगी में। हम एकदम से नहीं एक्सपोज करते, हम समझना चाहते हैं कॉन्टेक्ट्स क्या क्या है, तो हम हल्के 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 फॉलो करते हैं, कॉन्वर्सेशंस को इंटरसेप्ट करते हैं, देखते हैं उनकी एक्टिविटी क्या। उनको हमको सामने जवाब देना ही चाहिए। आपके काम है सवाल उठाने, आप सवाल अंजी जी बीच में बोलती रहेंगी तो काम नहीं होगा ना। बोलिए बोलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी डिबेट को ओवर रूल करेंगी। आपका काम है सरकार का सवाल उठाना, सरकार का जवाब देना है। जो बचकाना राजनीति हो रही है आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक जिम्मेदारी पोस्ट वाला, ठीक है, आप उनका वीडियो कहीं से उठा के अगर आपको कहीं संदेह था तो आप पूछ सकते थे। यू आर लीडर ऑफ अपोजिशन, आपकी बड़ी पार्टी है, आपको जवाब मिल जाता। पर पब्लिक डोमेन पे उस वीडियो को वायरल करके और फिर सामने सारे तथ्य आए कि ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद में हमने उसको एक बताया कि भाई हमने जो अटैक किया आतंकवादियों पे किया है, सैन्य पे नहीं किया है। आज ने डीजीएमओ का आपने 11 तारीख का स्टेटमेंट दिखा, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। ये राजनीति का सब्जेक्ट नहीं, दोनों तरीके से करे। सरकार को सवाल पूछना, बीजेपी को सवाल पूछना आपका अधिकार है, पर कहां पे रुकना वो भी आपको समझना पड़ेगा। राष्ट्र हित की बात में राजनीति नहीं होगी। अगर विपक्ष के कोई भी सवाल है लिस्ट बनाए, सरकार को पूछे, सरकार ने सारे सवाल। अरे भाई वो तो ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला दीजिए, वहां पे चर्चा होगी। मैं बात करूंगा आपसे। मलुक नागर साहब बहुत देर से बैठे। अंजीत जी मुझे एक चीज बताइए, एक मिनट मुझे 10 सेकंड दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। जब ये वाकया हुआ, पहलगाम वाला वाकया हुआ, हर रोज मोदी सरकार को सवाल पूछते थे, हमला कब करेंगे, हमला कब करेंगे, हमला कब करेंगे। हमला हो गया, अब सवाल बदल गए, आपने हमला किया, क्यों किया? अर्शदीप जी रुकिएगा जरा, आप मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। मलुक नागर जी रह गए हैं, तो उनसे एक बार सवाल हो जाए, फिर आपके पास आता हूँ। ये कोई मुद्दा है क्या? हर रोज गोल पोस्ट चेंज करेंगे? ठीक है, ओके। आज ये गोल पोस्ट हिट हो गया, तो ये क्यों नहीं किया? अरे ये अरे भैया राजनीति बंद करिए, बच्चे कुछ वोट भी आपके चले जाएंगे, जनता साथ में नहीं। मलुक नागर साहब, जनता को नफरत हो, अभी आपने नाहिद लारी जी को सुना और वो बार बार सवाल उठा रही हैं, इसका जवाब दीजिए। ये हेडलाइन है कि सीतापुर से संतराम नामक व्यक्ति ने 50 एक्टिवेटेड सिम्स पाकिस्तान पहुंचाए। ठीक है, ओके। मलुक नागर जी, इनका भाई इनका स्पीकर बंद करो। ठीक है, बोले मलुक नागर जी। यार इनका स्पीकर देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी मंत्री की बात हो, अगर वो गलत है तो गलत है, चाहे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात हो जहां पे न्यायालय ने संज्ञान लिया, वो गलत है तो गलत है। तो क्या उनके गलत होने से माननीय राम गोपाल यादव जी का जाति सूचक बयान देना, जो बाबा अंबेडकर साहब के संविधान और इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति के हिसाब से गलत है, तो उस पे गलती मानने में, माफी मांगने में क्या जोर पड़ता है इनको? एक तो ये बात है। दूसरा, राहुल गांधी जी को एलओपी के नाते संवैधानिक पद है, सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, ये सच है। लेकिन इंटेलिजेंस के द्वारा, आई के द्वारा अगर कोई गलत पिक्चर बनाई गई है, उसको सार्वजनिक प्लेस पे लाके प्रश्न उठाते हैं, तो उन्हें अगर इतने प्रश्न पूछने हैं तो पूछो। 26/11 पर 3 दिन तक लगातार मुंबई में लोगों के सड़कों पे, होटलों में, रेलवे प्लेटफार्म पे, हर जगह जाके सरेआम गोली से भूनते रहे, तो क्या उस समय के नेताओं पे, अपने साथियों पे सवाल उठाएंगे? इस देश के संवैधानिक सबसे बड़े मंदिर पे आतंकवादियों ने हमला करा, गोलियों से भूना, तो क्या उस पर सवाल उठाएंगे? अगर उस पर सवाल उठाएंगे तो आज जब हमने पाकिस्तान के बीच में घुस के मारा है और पूरे वर्ल्ड में इसकी वाह-वाह हो रही है, और आज देश इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि अगर किसी ने आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश करी और किसी को सिंदूर को छीनने की कोशिश करी, तो उसके घर में बीच में घुस के मारेंगे। जवाब देना चाह रहे हैं, इनकी स्टडी पूरा कर लेंगे, तो सवाल अपने आप बचता ही नहीं है पूछने के लिए। टाइम नहीं बोला, काइंडली सुन लीजिए। नंबर 1, 1 मिनट दे दीजिएगा प्लीज, अनइंटरप्टेड, बड़े टाइम के बाद आए। नंबर 1, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट देखिए, कंफ्यूजन देखिए। कोई कह रहा है जी फेक वीडियो है, एआई से जनरेटेड है,
और कोई कह रहा है जी ये मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पहले एक स्टैंड तो क्लियर ले ले, फिर बात करें। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुप करवा दीजिए। एमईए ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उस पर जवाब दीजिए। आप इनसे बुलवा लीजिए जी, आप इनसे बुलवा लीजिए। अर्शदीप जी, मैं देखिए, मैं वो आपके बीच में भी अच्छी जवाब तो आपको देना पड़ेगा और हम अंतिम पड़ाव में है तो थोड़ी अच्छी चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो, अर्शदीप जी मैं कह रहा हूँ कि अच्छी डिबेट चल रही है, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे, उसके बीच में आप नहीं बोल रहे थे, मगर अगर वो बीच में अगर एक आध सवाल कर ले रहे हैं कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि एमईए के सवाल पर, एमईए ने जो कहा उस पर आप जवाब दीजिए। नहीं जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सुन लीजिए मेरा, सुन लिए, उसके बाद सवाल कर ले, मैं जवाब दूंगा। 10 करें 20 जवाब दे दूंगा। अब सुन लेना। अब भारतीय जनता पार्टी से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, जिस पार्टी में विजय शाह जैसे लीडर्स हैं। अब आप देखिए, एक बहुत ही अपमानजनक बयान दिया गया, एक सर्विंग कर्नल को टेररिस्ट की बैन बुलाया गया। उसके बाद क्या देखने को डाइवर्ट कर रहे हैं वापस एमईए पे जवाब दीजिए इनका पहले। अंजीत जी ऐसे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे बीच में नहीं बोलूंगा। आप जवाब दीजिए, पहले एमईए का ही जवाब दे दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। कोई बात नहीं अगर उनकी यही इच्छा है। उसका भी देता हूँ, सुन लीजिए नंबर। पहले तो भारतीय जनता पार्टी क्लैरिफाई करे कि आपने इसको मिस इंटरप्रिटेशन बताना है या इसको एआई की वीडियो बताना है। वहां पे स्टैंड आप वापस क्यों जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बताए, पॉइंटेड सवाल है कि एमईए के जी आप ऐसा कीजिए, माफी मांगनी है आपको, भारतीय जनता पार्टी से बताइए ना। बात को घुमा क्यों रहे हैं आप? अभी भारतीय जनता पार्टी बोल रही, बात को घुमाएंगे हम लोग, घूम जाएंगे क्या? यहाँ पे डिबेट पे आप बैठते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे गलत चीजों पे। अगर गलती हुई तो माफी मांगिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। एमईए ने क्लियरली कहा कि ये जो बयान है वो 9 तारीख के बाद का था, उसका जवाब दे दीजिए आप। नहीं आप बताइए ना, एक जवाब एमईए का रिप्लाई बताइए ना, उसको क्या आप ये बताइए, क्यों जवाब नहीं कर पा रहे आप? क्यों गोल पोस्ट को इधर से इधर घुमा रहे हैं? कब से एक स्पेसिफिक सवाल है कि एमईए के रिप्लाई का क्या आंसर है आपका, बताइए। आपने जो झूठ फैलाया उसका सच बताइए देश को। जवाब सुनेंगे, उन्होंने कहा कि ये बयान उसके बाद का है, जवाब सुनेंगे। अब जवाब उसी का जवाब दीजिए। सुनने का मादा रखो छोटे भाई, सुनने का मादा रखो। मोदी साहब विजय शाह पे बोले बिल्कुल पर बोलिए। मोदी साहब ने टिक्का टिप्पणी नहीं की। विजय शाह को पार्टी में से निकाला क्यों नहीं? विजय शाह को मंत्रिमंडल में से निकाला क्यों नहीं गया? आपने बताइए ना, अपना दूसरे का जा रहे हैं। आपने जो क्लैरिफिकेशन किया उसका आप माफी मांगेंगे देश के सामने, बचकाना हरकत के लिए माफी मांगेंगे आप लोग। एमईए ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उस पर क्या कहना है आपका? आपने जो मुद्दा उठाया, मैं आपको स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि ये जो बयान है वो ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद का हुआ है। क्या ये बचकाना राजनीति के लिए आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसे बोलने से देश की जनता के सामने आपकी हकीकत जारी है। मेरे पास थोड़ा सा कम समय, इसलिए मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं। जनरल साहब आप बोलना चाह रहे थे, मैंने तब आपको रोका था। आप कंप्लीट कर लीजिए सर जल्दी से, फिर नाहिद लारी जी बोलेंगे जल्दी से सर, थोड़ा समय कम। अंजित मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस और भारत की जो बाकी इंटेलिजेंसी है एनआईए, वो किसी को सर्विलेंस पर रखते हैं तो इमीडिएटली उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि पूरे रडार को रखते हैं कि उसका पूरा नेटवर्क को पता। अगर आप एक को पकड़ लिया ना तो उसके पास कोई अभी एविडेंस है, मगर आपको ये भी नहीं पता लगेगा पूरा नेटवर्क क्या है। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काफी काम किया, तो ये है कि उसमें समय लगता है और सही टाइम पे पकड़ा जाता है, जिससे पूरा नेटवर्क पकड़ा जाए, ना कि एक इंडिविजुअल पकड़ा जाए। और मुझे लगता है जिस प्रकार से अब ये पूरा नेटवर्क को उजागर आया है कि किस प्रकार से कि ये कुछ है कि जो इंसान थे वो बार बार पाकिस्तान जाना, इनको सिम कार्ड देना, ये पूरा नेटवर्क का बस्ट कर दिया। और मुझे लगता है इससे और भी खबरें मिलेंगी। तो ये समझना कि भाई इतनी देर से ये क्यों काम कर रहे थे, क्यों नहीं पकड़ पाए पहले, ये एक सोची समझी साजिश की तरह होता है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप पूरा नेटवर्क पकड़ें। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है नायद जी जल्दी से कंप्लीट करिएगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। की बात ना करें, ये बताएं कि कारवा लुटा कैसे। मतलब हमारे देश के इतने सिटीजन्स मारे गए, शहीद हो गए सैनिक, और आप बता रहे कि हम पहले तहकीकात करते रहे। टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है ये, देखिए ना फ्रंट पेज न्यूज है, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। 50 एक्टिवेटेड सिम्स पहुंच गए उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान पहुंच गए। आखिर उत्तर प्रदेश में से कैसे पहुंच रहे? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हरियाणा में जासूसी कर रही थी ज्योति अग्रवाल, किसके? ज्योति मल्होत्रा किसकी सरकार है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है? और आप जो नहीं, लेकिन राहुल गांधी पर नाहिद जी आपने नहीं बोला, राहुल गांधी पे आपने नहीं बोला नाहिद जी कि उन्होंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी।
बता रहे? नहीं, ये आप कैसे बता रहे हैं? क्या आप राहुल गांधी जी से ऊपर है? वो एक संवैधानिक पद पे, मैंने अभी बताया। नहीं, मैं कह रहा हूँ जल्दबाजी तो नहीं कर दी उन्होंने। कैबिनेट रैंक है, मंत्री जी भी संवैधानिक पद पे है, और राहुल गांधी क्लास थोड़ी चल रही है किसी की, आप इसको बता रही है कौन किस रैंक का है, क्लास थोड़ी चल रही है। मैं तो पूछ रहा हूँ जल्दबाजी कर दी क्या राहुल गांधी ने? आपने नहीं बताया। बोलिए मलूक नागर। मैं तो कह रही हूँ दोनों की बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मलूक नागर साहब बोलिए। किसी को टिकट टिप्पणी मलूक नागर साहब बोलिए। और ये बीजेपी के प्रवक्ता मलूक नागर बोले फिर खत्म करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, मलूक नागर क्या ऑडियो आवाज तो बंद करो। हाँ ठीक है, ठीक, बोले सर जल्दी बोलिए। सुनो, देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, मैं कश्मीर से मैडम मुफ्ती कुछ बोलती है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता कुछ बोलते हैं, उनके एलाइज पार्टी कुछ बोलते हैं। आज देश सर्वोपरि है, देश के हित में बोलें, अपने राजनीतिक फायदे के बारे में ये कुछ का कुछ बोलेंगे जो देश के खिलाफ जाएगा। आने वाले समय में इनकी हालत इससे भी बुरी हो जाएगी। कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि जिन सांसदों को ये बाहर भेजना चाहते थे उनका नाम नहीं दिया, सरकार ने और लोगों का नाम दे दिया। तो भाई पूछा क्यों था फोन करके कि नाम सुझा दो? भाई मलूक नागर जी पूछा क्यों था? भाई पूछा क्यों था? नहीं, जब किरण रिजिजू ने फोन किया एलओपी को और कांग्रेस अध्यक्ष को, कहा नाम दे दो, जब नाम दिया तो नाम आपने जोड़ा नहीं, तो फिर पूछा क्यों था? सही तो कह रही कांग्रेस, गलत क्या कह रही है? देखिए एक मिनट माफ करके चलिए सर, एक चीज तो सुनो, एक चीज तो मलूक नागर जल्दी इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, कांग्रेस में दो धड़े हैं और कांग्रेस के चलिए ठीक है सर, मेरे पास बहुत दबाव है, समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शप्रीत जी, रोहन गुप्ता जी, नाइल दारी खान जी, दीपक वोरा जी, मेजर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मलूक नागर बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से सहमे पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। लश्कर तैयबा का आतंकवादी रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह मारा गया। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, लश्कर तैयबा का यह आतंकी है, इसका नाम है रजुल्लाह निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह, जो कि मारा गया है। पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने इसे गोली मार दी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, ये वो आतंकी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फंड इकट्ठा करता था, लोगों को जुटाता था। मुकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मुकेश बताइए क्या अपडेट है? मुकेश आवाज मिल पा रही है तो अपडेट बताइए। देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो अबू सैफुल्लाह है, जो कि लश्कर तैयबा का एक खूंखार आतंकवादी था, इसको मारा गया है और कुछ अज्ञात हमलावरों ने इसको से घर के बाहर ही गोली मार दी है, ये जानकारी मिली है। और ये जो अब्दुल्ला सैफ है, ये जो आतंकी है, ये काफी समय तक नेपाल में रहा है, वहां पर ये कमांडर रहा है और वहां पर जो है लगातार ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। 2001 में रामपुर में जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था। इसके अलावा 2006 में जो नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था। 2005 में बेंगलोर में जो आईएससी पर हमला हुआ था, उसमें भी इसका हाथ था। तो भारत में कई हमलों में इसका हाथ था और इसको लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ट्रैक कर रही थी। भारत से मोस्ट वांटेड था, ये भी जानकारी मिली है। तो लंबे समय से ये पाकिस्तान में बैठकर लश्कर तैयबा के लिए लगातार बिल्कुल मुकेश आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन जो मुकेश जानकारी दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा था, किस तरीके से आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में सैफुल्लाह शामिल था, साथ ही सैफुल्लाह को भारत में हमले की जिम्मेदारी मिली थी और इसी को लश्कर तैयबा के सैफुल्लाह को फिलहाल मौत के घाट उतारा गया। और आपको बता दें कि इसे सिंध प्रांत में मारा गया है। और मुकेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुकेश, और क्या जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? देखिए, जानकारी ये मिली है कि जो अबू सैफुल्लाह है वो लश्कर तैयबा का कमांडर था और एक बड़ा आतंकवादी था, इंडिया से मोस्ट वांटेड था और काफी लंबे समय से जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं वो इसको ट्रैक कर रही थी। ये काफी लंबे समय तक नेपाल में रहा है और नेपाल में रहकर इसने लगातार जो लश्कर तैयबा की गतिविधियां हैं उनको संभाला है। भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का ये मास्टरमाइंड रहा है।
जिसमें 2001 में रामपुर में जो सीआरपीएफ कैंप में हमला हुआ था उसमें इसका हाथ था, उसमें ये मास्टरमाइंड था। 2006 में नागपुर में जो संघ मुख्यालय में हमला हुआ था उसमें इसका हाथ था। 2005 में बेंगलुरु में एक आतंकी हमला हुआ था, उसमें इसका हाथ था। तो भारत में कई बड़े आतंकी हमलों का ये मास्टरमाइंड रहा है। और खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली है कि आज यह सिंध प्रांत में जब ये अपने घर के आसपास था तो वहां पर कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं और इसको कई गोलियां मारते हैं, जिससे मौके पर ही इसकी मौत हो जाती है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान सहमा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है, जिसमें लश्कर का ये बड़ा जो आतंकवादी है अबू सैफुल्लाह, ये मारा गया है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक अज्ञात हमलावर वहां पे आते हैं और इसके ऊपर फायरिंग करते हैं, जिसमें इसकी मौत हो जाती है। अबू सैफुल्लाह के बारे में जानकारी मिली है कि ये लंबे समय तक नेपाल में रहा है और नेपाल में रहकर जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, भारत के खिलाफ लगातार कॉन्स्पिरेसी करता रहा है। नेपाल में बैठकर लश्कर तैयबा के लिए रिक्रूटमेंट का काम करना, फंडिंग का काम करना, ये सारा काम ये लंबे समय तक दिखता रहा है। और हाफिज सईद तक काफी क्लोज है। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का चीफ है, उसका ये काफी क्लोज है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा मुकेश, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो एक जो बड़ा आतंकी है सैफुल्लाह, वो फिलहाल मारा गया है। ऑपरेशन सिंदूर से समय पाकिस्तान को एक और झटका लगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।